and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain path for translocation of water in ascent of sap. इस प्रस्तुतिकरण में मैं रसारोहण की क्रिया में जल के चालन का या जल के स्थानांतरण के मार्ग या पथ के बारे में समझाऊंगा. So, ascent of sap, this can also be called as upward translocation of water. Ascent of sap या रसारोहण, जिसे हम जल का ऊपरी मुखी स्थानांतरण या जल का ऊपरी मुखी चालन भी कह सकते हैं. The upward vertical movement of water from root xylem to aerial parts of the plant against the force of gravitation is known as ascent of sap. पादप की मूल में स्थित जाइलम से पादप के वायवीय भागों तक गुरुत्व बल के विपरीत जल का ऊपरी मुखी दिशा में उदग्र चालन रसारोहण कहलाता है. तो जैसा पूर्व के वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं कि पादप के द्वारा जल का अवशोषण मृदा विलयन से किया जाता है और मृदा विलयन से मूल के जाइलम तक जल एक अरीय पथ से होता हुआ पहुंचता है. As we have already discussed earlier, in absorption of water, that water is absorbed by the plant from soil solution and water follows a radial path from soil solution up to root xylem. Now, after reaching root xylem, it moves in upward direction. मूल के जाइलम तक पहुंचने के पश्चात यह जाइलम से अब पादप के वायवीय भागों की ओर ऊपर की दिशा में गमन करता है या इसका स्थानांतरण होता है. तो मूल के जाइलम से तने के जाइलम और फिर तने के जाइलम से सभी वायवीय भागों में पर्ण तक जल को पहुंचाया जाता है. जल का यह ऊपरी मुखी दिशा में जो चालन होता है, इसी को रसारोहण कहा जाता है. Ascent of sap can be studied under the following two heads. तो रसारोहण का अध्ययन करने के लिए मुख्यतः दो शीर्षकों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जा सकता है. पहला पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप, रसारोहण का मार्ग या पथ, और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप, रसारोहण की क्रियाविधि. So first, path of ascent of sap, रसारोहण का मार्ग या रसारोहण का पथ. जैसा कि आप अपने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके होंगे कि पादप में जो संवहन ऊतक पाए जाते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस दैट vascular tissues in plants are of two types. One is xylem and another is phloem. So first question in finding out path of ascent of sap was whether ascent of sap takes place in xylem or it takes place in phloem. तो चूंकि पादप में संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, तो पहला प्रश्न जो रसारोहण को समझने में था वह यह था कि रसारोहण की क्रिया जाइलम में से होती है या फ्लोएम से होती है, अर्थात जल का ऊपरी मुख्य चालन जाइलम में से होता हुआ होता है या जल का ऊपरी मुख्य चालन फ्लोएम से होता हुआ होता है. And by some experiments, it was proved that the ascent of sap takes place through the xylem. और कुछ प्रयोगों के द्वारा अंततः यह सिद्ध हुआ कि रसारोहण वस्तुतः जाइलम से होते हुए होता है. This was proven by Malpighi and Stephen Hales. यह सर्वप्रथम मेलपिगी तथा स्टीफन हेल्स के द्वारा सिद्ध किया गया था कि रसारोहण की क्रिया जाइलम से होते हुए होती है. तो यह कुछ प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हुआ था. तो सर्वप्रथम आज हम इन प्रयोगों के बारे में बात करेंगे. तो दिस वाज प्रूवन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. यह निम्न प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किया गया था. A leafy tip from a tree is cut under water and placed in a beaker filled with water. एक वृक्ष से एक पर्णयुक्त टहनी को काट लिया जाता है और उसको एक जल से भरे हुए बीकर में रखा जाता है. Now a ring of bark is removed from the stem. अब ये जो टहनी हमने काटी है, इस टहनी से बार्क या छाल को हटा लिया जाता है. यह छाल या बार्क
पादप की इस टहनी से एक वलय के रूप में हटाई जाती है, एक गोल घेरे के रूप में हटाई जाती है, जैसा कि इस चित्र में हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए इस प्रयोग को रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है या वलयकरण प्रयोग कहा जाता है। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या वलयकरण, क्योंकि टहनी से या तने से जो छाल हटाई जाती है वह एक वलय के रूप में हटती है, वलय के रूप में पृथक की जाती है। इस कारण से इस प्रयोग को वलयकरण प्रयोग कहा जाता है। Bark is in fact all the tissues outer to vascular cambium including secondary phloem। तो यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि बार्क या छाल किसे कहते हैं। तो पादप के संवहन एधा के बाहर स्थित समस्त ऊतक को छाल कहा जाता है। All the tissue present outside vascular cambium is known as bark। संवहन एधा के बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम उपस्थित होता है और संवहन एधा के भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम स्थित होता है, यानी तने के केंद्र की ओर। द सेकेंडरी फ्लोएम इज सिचुएटेड आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम एंड सेकेंडरी जाइलम इज सिचुएटेड इनसाइड वैस्कुलर कैम्बियम। सो देयरफॉर व्हेन बार्क इज रिमूव्ड, सेकेंडरी फ्लोएम इज रिमूव्ड बट सेकेंडरी जाइलम रिमेन्स इंटैक्ट इन द ट्विग। तो संवहन एधा के बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम पाया जाता है, भीतर की ओर यानी तने के केंद्र में सेकेंडरी जाइलम पाया जाता है। तो जब छाल हटाई जाती है यानी संवहन एधा के बाहर का सारा ऊतक हटा लिया जाता है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि संवहन एधा के बाहर स्थित जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वह वलयकरण के द्वारा पृथक कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। लेकिन वलयकरण करने के उपरांत भी पादप में जो द्वितीयक जाइलम या सेकेंडरी जाइलम होता है वह इंटैक्ट बना रहता है, वह अभी भी पादप की टहनी में विद्यमान रहता है वलयकरण करने के उपरांत भी। यानी जिस टहनी का ट्विग का वलयकरण किया गया है, रिंगिंग की गई है, उसमें जाइलम तो विद्यमान रहता है लेकिन फ्लोएम विद्यमान नहीं रहता है। नाउ दिस ट्विग इज प्लेस्ड इन ए बीकर फिल्ड विद वाटर। यह जल से भरे एक बीकर में रख दिया जाता है और कुछ समय के उपरांत हम देखते हैं कि वलयकरण करने के उपरांत भी जो वलयकृत भाग है उसके ऊपर जो पर्ण होती है वह अभी भी स्वस्थ और फ्रेश दिखाई देती है। द लीव्स अबव द रिंग्ड पार्ट ऑफ द स्टेम रिमेन फ्रेश एंड ग्रीन इवन आफ्टर गर्डलिंग। यह वलयकरण करने के पश्चात भी जो वलयकृत भाग है, रिंग्ड पार्ट है, इसके ऊपर जो पर्ण होती है वह अभी भी स्वस्थ दिखाई देती है, फ्रेश दिखाई देती है, यानी उनको जल की कोई कमी नहीं दिखाई देती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि फ्लोएम को हटा देने के उपरांत भी इन पर्ण को जल अभी भी आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो रहा है, मिल रहा है। और चूंकि फ्लोएम उपस्थित नहीं है, केवल एक ही संवहन ऊतक यहाँ पर उपस्थित है जाइलम के रूप में, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तुतः जल का जो ऊपरी मुखी चालन हो रहा है और जो जल इन पर्ण तक पहुंच रहा है वह वस्तुतः जाइलम के द्वारा पहुंच रहा है। सो एज इन दिस रिंग्ड पार्ट phloem is absent, so only vascular tissue present here is xylem, and since leaves are getting water which is shown by their fresh status, we can say the water is reaching to these leaves through the xylem as phloem is altogether absent in this part. So this was the experiment by which it was proved that translocation of water in upward direction takes place through the xylem and not through the phloem। तो यह वह प्रयोग है जिसके द्वारा यह सिद्ध हुआ था कि वस्तुतः जल का ऊपरी मुखी चालन जो होता है वह जाइलम से होते हुए होता है और फ्लोएम का जल के ऊपरी मुखी चालन में कोई योगदान नहीं होता या महत्व नहीं होता। इसी एक्सपेरिमेंट को एक थोड़ा और तरीके से भी कर सकते हैं। सो इन दिस सेकंड एक्सपेरिमेंट ए ट्विग इज टेकन इन विच जाइलम इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटर। इस प्रयोग के अंदर या इस टहनी में केंद्र से जाइलम हटा दिया जाता है लेकिन परिधीय भाग यानी वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर का जो भाग है वह विद्यमान रहता है। द बार्क रिमेन्स इंटैक्ट, जो छाल है वह तो वैसे ही बनी रहती है लेकिन पादप का जो केंद्रीय भाग है यह वाला भाग यह पृथक कर लिया जाता है जिसमें सेकेंडरी जाइलम स्थित होता है। और इस टहनी को भी जल से भरे बीकर में रखा रहने देते हैं। तो कुछ समय के पश्चात हम ये देखते हैं कि जो इस जाइलम के हटाए गए भाग से ऊपर पर्ण होती है वह कुछ समय के पश्चात मुरझा जाती है, जो यह प्रदर्शित कर रही है कि अब इन पर्ण तक जल नहीं पहुंच रहा है। तो व्हेन secondary xylem is removed from the center but bark remains intact, the leaves present above this part become wilted after some time, which is showing that leaves are not getting enough water. So here we can say that phloem is
present here, but xylem is not present. So phloem does not play any part in translocation of water. So since phloem is not translocating water, water is not reaching to the leaves, and therefore leaves show wilting. And in other words, we can say, since xylem has been removed and xylem is the part which translocates water in upward direction, so we can say in absence of xylem, water cannot be translocated in upward direction or to the upper leaves, and as a result these leaves wilt. This experiment has not been explained in the text. यह लिखकर टेक्स्ट में समझाया नहीं गया है. और since in this experiment girdling is not done, so it cannot be called as a girdling experiment, but this proves that phloem cannot translocate water. तो इस प्रयोग को, जो दूसरा यह प्रयोग प्रदर्शित है, इसको हम girdling या रिंगिंग प्रयोग नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें छाल को वलय के रूप में हटाया नहीं जाता है. लेकिन इस प्रयोग से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि सेकेंडरी फ्लोएम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा जल का ऊपरी मुखी चालन नहीं होता है. इसी प्रयोग को गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट को ही, क्योंकि जब छाल एक वलय के रूप में हटा दी जाती है तो यहाँ ये जो संरचना हमको दिखाई देती है वह एक गर्डल के रूप में दिखाई देती है, एक मेखला के रूप में दिखाई देती है. इस कारण से इस एक्सपेरिमेंट को गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट या मेखलाकरण प्रयोग भी. There are few other experiments by which also we can prove that translocation of water takes place in xylem. कुछ अन्य प्रयोग भी हैं जिनके द्वारा भी यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि जल का ऊपरी मुखी चालन जो है xylem के द्वारा होता है. So in one such experiment, two small shoots of a woody plant are taken and their cut ends are so prepared that in one shoot phloem is blocked with wax and xylem is blocked in another. किसी काष्ठीय पादप की दो प्ररोह लिए जाते हैं, दो टहनी लिए जाते हैं जिसमें तना और पर्ण दोनों उपस्थित होते हैं, और उनको इस तरह से काटा जाता है, यानी इसके निचले भाग को यहाँ पर काट दिया जाता है और काटने के पश्चात इन टहनियों में वैक्स लगा दिया जाता है. वह वैक्स इस प्रकार से लगाया जाता है या मोम इस प्रकार से लगाया जाता है कि एक टहनी के अंदर वैक्स इस स्थान पर लगाया गया है, दूसरे टहनी के अंदर वैक्स इस स्थान पे लगाया गया है. तो यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला भाग है इसका मेखलाकरण किया गया है. मेखलाकरण किया गया है, रिंगिंग की गई है, यानी परिधीय भाग से संवहन के बाहर जो छाल थी उसको हटा दिया गया एक वलय के रूप में, इस शूट में भी और इस शूट में भी. इन बोथ द ट्विग्स और बोथ द शूट्स द bark is removed, and when bark is removed, secondary phloem is removed from both the twigs. Now in this part secondary xylem is present but secondary phloem is absent, but in upper part where ringing has not been done, here secondary phloem and secondary xylem both are present. Similarly in this shoot also, this is the part where ringing is done, so here secondary phloem is absent, only secondary xylem is present, but in this upper part where ringing is not performed, here in center xylem is present and in peripheral part phloem is also present. तो केवल आधारीय बेसल भाग की रिंगिंग की जाती है, तो जिसमें से छाल को हटा दिया गया है वहां केवल जाइलम शेष रहेगा दोनों ही शूट के अंदर, और रिंगिंग की गई है उसके ऊपर वाला जो भाग है, यानी यह जो भाग है दोनों ही प्ररोह के अंदर या दोनों ही शूट के अंदर, इनके अंदर केंद्र में जाइलम भी उपस्थित है और उसके बाहर परिधि में छाल के रूप में सेकेंडरी फ्लोएम भी उपस्थित है. अब इन दोनों ही टहनियों में मोम या वैक्स लगा दिया जाता है. पहले में वैक्स इस स्थान पर लगाया जाता है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस स्थान पर वैक्स लगाने से जो जाइलम है वह अभी भी ओपन है, यानी यह जो बीकर में जल है वह इस स्थान से आसानी से सेकेंडरी जाइलम में प्रवेश कर सकता है, लेकिन जल इस स्थान से फ्लोएम में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर इसको मोम लगा दिया गया है और यह वो परिधीय भाग है जहां पर सेकेंडरी फ्लोएम उपस्थित है. तो जाइलम में तो प्रवेश कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर प्रवेश के लिए कोई स्थान नहीं है. जाइलम में जल केवल इस स्थान से प्रवेश कर पाएगा, और यहां से जल फ्लोएम में अवश्य प्रवेश कर सकता है, जिसे हम मोम लगाकर अवरुद्ध कर देते हैं. इसी प्रकार से दूसरी ट्यूब में जो मोम लगाया जाता है उसमें यह जो ओपन एंड जाइलम का है उसको मोम के द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है. दिस पार्ट ऑफ जाइलम फ्रॉम वेयर वाटर कैन एंटर इज ब्लॉक्ड बाय यूजिंग वैक्स, बट दिस पार्ट दैट इज वेयर सेकेंडरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इन ओपन कंडीशन, दिस रिमेन्स ओपन, यानी इस भाग में यहां पर वैक्स नहीं लगाया जाता है. तो मीनिंग इज दैट इन दिस twig secondary xylem is open but phloem has been blocked, and in this twig xylem has been blocked but secondary phloem is open, so water can enter from here into the twig. So when both these twigs are kept in a beaker filled with water, after some time we see
that in first beaker the leaves remain healthy and fresh, whereas in second beaker leaves start wilting after some time. तो जब यह प्रयोग किया जाता है तो कुछ समय के पश्चात हम ये देखेंगे कि यह जो पहला बीकर है इसके अंदर तो कुछ समय के पश्चात भी जितनी भी पर्ण है वह फ्रेश और हेल्दी दिखाई देती है, फ्रेश और स्वस्थ दिखाई देती है, जबकि दूसरे में वह मुरझाने लगती है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिस टहनी में जाइलम को ब्लॉक नहीं किया गया था, जहां जाइलम खुला था वहां पर पर्ण अभी भी स्वस्थ है, लेकिन जिस टहनी के अंदर जाइलम को ब्लॉक कर दिया गया था इस प्रकार से कि जाइलम से जल प्रवेश ना कर सके, उस टहनी में लीव्स मुरझा जाती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जल का पादप में प्रवेश जो हो रहा है वह इस बीकर में या इस ट्विग में तो हो रहा है क्योंकि जाइलम खुला है, लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा है क्योंकि जाइलम यहाँ पर बंद कर दिया गया है, अर्थात जल का ऊपरी मुखी चालन होकर पर्ण तक जो जल पहुंचता है वह वस्तुतः जाइलम के द्वारा ही पहुंचता है। सो सिंस इन दिस एक्सपेरिमेंट जाइलम इज ओपन and in this beaker xylem is blocked, we can say in this twig water is moving in upward direction through the open secondary xylem, but in this twig water cannot move in upward direction because xylem is blocked in this twig. So we can say or conclude that water is translocated in upward direction in the xylem and not in the phloem. So after some time, the shoot with blocked xylem starts wilting, while the shoot with phloem blocked remains unaffected. अर्थात कुछ समय के पश्चात जिस प्ररोह के अंदर जाइलम को ब्लॉक कर दिया जाता है उसमें पत्तियां मुरझाने लगती है, लेकिन जिसमें फ्लोएम को ब्लॉक किया जाता है, अवरुद्ध किया जाता है, वहां पत्तियां नहीं मुरझाती है। अर्थात फ्लोएम का जल के ऊपरी मुखी चालन में कोई योगदान नहीं होता है। वस्तुतः जल का जो ऊपरी मुखी चालन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है और इस कारण से जहां जाइलम को ब्लॉक कर दिया जाता है वहां पर मुरझाने लगती है। सो दिस प्रूव्स दैट वाटर इज ट्रांसलोकेटेड इन जाइलम। देन देयर इज वन मोर एक्सपेरिमेंट, इट इज मूवमेंट ऑफ डाइज, रंजक की गति। इन दिस एक्सपेरिमेंट ए लीफी ट्विग ऑफ बालसम प्लांट इज कट अंडर वाटर। इसके अंदर बालसम नामक पादप की एक टहनी ली जाती है और उसको जल में काटा जाता है। इन सभी प्रयोगों में टहनी को काटने का जो कार्य किया जाता है वह जल में टहनी को रखे हुए ही किया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार के वायु के बुलबुले कटे हुए सिरे से पादप की टहनी में प्रवेश न कर पाए, क्योंकि यदि हवा में काटा जाएगा तो वायु कटे हुए भाग से टहनी में प्रवेश कर सकती है और जब वायु भीतर प्रवेश कर जाएगी तो वह जाइलम को ब्लॉक कर देगी या अवरुद्ध कर देगी। In all these experiments, in this experiment also and in previous experiments also, twigs are always cut under water to avoid entry of air bubbles through the cut end, because if air bubbles enter into the twig through the cut end, then they will block the xylem and then we cannot perform the experiment. So a leafy twig of balsam plant is cut under water and placed in a beaker containing water with some eosin. तो यहाँ पर बालसम पादप की एक टहनी को काटा जाता है और उसको एक जल से भरे बीकर के अंदर रख दिया जाता है। Although in this experiment the twig is not cut and intact plant is shown. इस चित्र के अंदर ट्विग को काटा नहीं गया है बल्कि संपूर्ण पादप या टहनी को जड़ समेत एक जल से भरे बीकर के अंदर रख दिया गया है। दोनों ही तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, इंटैक्ट प्लांट के द्वारा भी किया जा सकता है। यू कैन यूज इंटैक्ट प्लांट ऑल्सो एंड यू कैन यूज ए कट ट्विग ऑल्सो। एक कटी हुई टहनी को भी इसमें प्रयोग में लिया जा सकता है। बीकर में जो जल होता है उसके अंदर इयोसिन नामक एक रंजक डाल दिया जाता है जो कि एक गुलाबी रंग का रंजक है। तो इयोसिन की उपस्थिति के कारण जो बीकर में जल होगा वह गुलाबी होगा। अब जब इस टहनी को कुछ समय के लिए हम बीकर में रखते हैं, देखते हैं, रखने के बाद देखते हैं तो पाते हैं कि जो टहनी है वह धीरे धीरे गुलाबी हो जाती है। इस पादप की यह विशेषता है कि इसमें जो तना होता है वह अर्ध पारदर्शी होता है, अर्थात तने के भीतर जाइलम कुछ हद तक देखा जा सकता है, कुछ सीमा तक देखा जा सकता है। तो we can see that after some time colored solution can be seen moving upward in the stem. तो यह जो इयोसिन का गुलाबी विलेन है यह कुछ समय के पश्चात तने के अर्ध पारदर्शी होने के कारण, सेमी ट्रांसपेरेंट होने के कारण ऊपरी मुखी दिशा में इसका जो चालन है उसको आसानी से देखा जा सकता है और कुछ समय के पश्चात पूरी टहनी गुलाबी हो जाती है। आफ्टर सम टाइम द कंप्लीट ट्विग टर्न्स पिंक इंक्लूडिंग द लीव्स। लीव्स भी हम देख सकते हैं कि उनका रंग भी गुलाबी हो जाता है और टहनी भी गुलाबी हो जाती है, क्योंकि
योसिन युक्त जल का ऊपरीमुखी चालन होने से समस्त पादप तक यह जल पहुंच जाता है। अब यदि इस टहनी में अलग अलग स्थान पर इसके काट काट कर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए, इफ सेक्शंस ऑफ दिस ट्विग आर कट एट डिफरेंट प्लेसेस and seen under microscope, then we can see that only the xylem elements appeared red colored. तो जब हम काटेंगे तो काट के अंदर हम ये देखते हैं कि केवल जो जाइलम की वाहिकाएं या वाहिनिकाएं हैं उन्हीं में गुलाबी रंग दिखाई देता है। पादप के शेष ऊतकों में यानी फ्लोएम में और अन्य मृदुतक के अंदर यह रंग नहीं दिखाई देता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह जो रंगीन जल, इयोसिन युक्त जल ऊपर की ओर जा रहा है, वह केवल जाइलम की वाहिकाओं वाहिनिकाओं में से होता हुआ ही जा रहा है और इसी कारण से वाहिका और वाहिनिकाएं तो रंगीन दिखाई देती है क्योंकि उनमें से होता हुआ यह जल ऊपर जा रहा है, लेकिन शेष ऊतक रंगहीन दिखाई देते हैं क्योंकि यह जल उनमें से होता हुआ ऊपर की ओर चालन नहीं कर रहा है। तो इस प्रयोग के द्वारा भी हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जल का ऊपरीमुखी चालन या रसारोहण जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। So using this experiment also we can prove or demonstrate that ascent of sap takes place through the xylem. So this is all for this presentation. In next presentation I will explain the mechanism of ascent of sap. अगले प्रस्तुतिकरण में मैं रसारोहण की क्रिया विधि के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक सिद्धांतों के बारे में। In mechanism of ascent of sap, in next presentation we will first discuss vital theories proposed to explain ascent of sap. Thanks for watching.